हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रज्ञा और आज के वीडियो लेक्चर में हम जो है सीजी बोर्ड की क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 16 नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती कौन सी है, क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये सारा चीज़ हमने देखा। तो अब हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंडियन इकोनॉमी वी हैड क्लासिफाइड इट इनटू 3 सेक्टर्स। तो हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था कि इंडियन इकोनॉमी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला होता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर, देन इंडस्ट्री, देन सर्विसेज। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हमने इसे प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर लिया था। एग्रीकल्चर जो खेती बाड़ी से रिलेटेड है, और एलाइड मतलब उससे रिलेटेड, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशिकल्चर हो गया, ये सारे जो है एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। इंडस्ट्रीज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, और सर्विसेज ऐसा होता है जो हम सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में पैसा देते हैं, जैसे कि टीचिंग, डॉक्टर, बैंक्स, ये सारे सर्विसेज में आते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट हैव taken place in the Indian economy in last 60 years on the basis of this classification. In the initial stages of development of an economy, agriculture and allied sector have been most important sector. तो यहाँ पे देखिए, जो अगर हमको इंडियन इकोनॉमी के बारे में समझना है कि लास्ट 60 ईयर्स में क्या हुआ, तो ये जो क्लासिफिकेशन है उसके बेसिस में हम समझ सकते हैं। और अगर कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलपमेंट है इकोनॉमी का, उसके इनिशियल स्टेट में जो इकोनॉमी है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है? मोस्टली एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में। द किंग एंड फ्यूडल लॉर्ड्स वेर एबल टू एस्टैब्लिश देयर ओन आर्मीज ड्यू टू टैक्सेस imposed on the produce from agriculture sector, and at the same time cities grew dependent on agricultural production which were populated with large number of traders and craftsmen. तो जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो किंग और फिडल लॉर्ड्स होते थे वो अपना साम्राज्य कैसे फैलाते थे? वो टैक्सेस क्रिएट करते थे, और उस टैक्सेस से वो क्या है, आर्मी बिल्ड करते थे। तो टैक्सेस कहाँ से आते थे? जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जहाँ पे लोग खेती बाड़ी करते थे, तो उनसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। जैसे कि अगर किसी के पास 100 बोरी जो है 100 बोरी अनाज हुआ है, तो उसमें से कुछ पार्ट जो है वो किंग को देना पड़ता था एज अ टैक्स। तो वो जो टैक्सेस है इस फॉर्म में वो ले लेके फिर क्या है, अपनी बड़ी आर्मी बनाया करते थे। और इसके साथ साथ जो है सिटीज़ ग्रो होने लग गए। ठीक है, विलेजेस से क्या है, सिटीज़ ग्रो होने लग गए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट होता था, जहाँ पे जो पॉपुलेट, ठीक है, वो जो सिटीज़ हैं वहाँ पे फिर ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो है वहाँ पे बसने लग जाते थे। एज मार्केट स्प्रेड एंड गुड्स वेयर एक्सचेंज, मोर पीपल स्टार्टेड वर्किंग इन द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो जैसे जैसे जो है मार्केट बढ़ता गया, गुड्स एक्सचेंज होते गए, वैसे वैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो क्या करने लग गए, इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर्स में काम करने लग गए। इन स्पाइट ऑफ दिस चेंजेस, एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द सोसाइटी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड लाइवलीहुड। तो इतने सारे सेक्टर्स हो गए हैं, इतनी सारी चेंजेस आ गई है, लेकिन आज भी हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर जो है इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहाँ से लोग अपने अगर हम प्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिए से देखें, और अगर लाइवलीहुड से देखें, तो प्रोडक्शन जो है, जो भी खेती से सामान आता है, जैसे कि राइस, व्हीट, तो ये मेजर पार्ट है। ठीक है, मेजर पार्ट है। प्रोडक्शन होगा तब तो हमको खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनसे ही बनती है, जैसे कि राइस से, व्हीट से, इनसे ही बनती है। After the Industrial Revolution, a new system of manufacturing spread throughout the developed countries. Factories were not now being set up for manufacturing of goods. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के बाद, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमने कहाँ पढ़ा था? हिस्ट्री में पढ़ा था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आने के बाद एक नया सिस्टम हो गया, जिसमें क्या है, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे गुड्स कहाँ पे मैन्युफैक्चर होने लग गए? फैक्ट्रीज में ही मैन्युफैक्चर होने लग गए। A large number of people who earlier worked in agriculture farms now started working in factories. अब बहुत सारे लोग जो पहले क्या है खेती का काम किया करते थे, अब वो कहाँ वर्क करने लग गए? फैक्ट्रीज में वर्क करने लग गए। पीपल वे आर नाउ कंज्यूमिंग फैक्ट्री प्रोड्यूस लो कॉस्ट गुड्स। तो अब लोग जो है वो फैक्ट्री से क्या है, कम दाम में चीज़ें बनाने लग गए। तो ग्रेजुअली इंडस्ट्रियल सेक्टर became the most important sector for large scale production and source of livelihood. We will read more about this in the history chapter. तो हिस्ट्री चैप्टर में हमने पढ़ा ही है कि धीरे धीरे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चर सेक्टर, और बहुत सारा एक साथ में सामान जो है प्रोड्यूस होता था, और एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड भी बन गया लोगों का। इन द डेवलप्ड कंट्रीज द हाईलाइट
The highlight about these changes was that production as well as the source of livelihood changed simultaneously. और डेवलप्ड कंट्रीज की अगर हम बात करें तो मेन हाईलाइट क्या है, जो ये जो चेंजेस है, ठीक है, जो प्रोडक्शन और सोर्स ऑफ लाइवलीहुड में ये धीरे धीरे क्या होते जा रहा था, चेंज होते जा रहा था. तो लेसर नंबर ऑफ पीपल वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज इंक्रीज. तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, फेरबदल हो गया. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले काम कर रहे थे, ठीक है, जो हमने पहले सेक्शन में देखा, अब क्या हो गया, कम लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने लग गए और ज़्यादा लोग जो है इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए. फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिस चेंज has always happened simultaneously in production and livelihood. Is there a similar pattern of change in India or it's different? We will discuss this further in this chapter. तो simultaneously मतलब साथ ही साथ में क्या है, simultaneously का मतलब क्या होता है, एक साथ. तो साथ ही साथ में जो है प्रोडक्शन और लाइवलीहुड ये जो है वो चेंज होते जा रहे थे. अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जहाँ पे हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे भी हम ये चीज़ें देखते आ रहे हैं. उसके बाद हमको एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के बारे में देखना है. तो इंडिया क्या है, अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे आधी से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर में काम करती है, खेती बाड़ी का काम करती है. एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अराउंड 72% ऑफ पीपल वेयर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर. तो अगर हम इंडिपेंडेंस के समय का टाइम देखें तो वहाँ पे अराउंड 72% जो लोग हैं वहाँ पे किस में काम करते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे. एट दैट टाइम एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू अराउंड 55% ऑफ जीडीपी. अब इस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता था, 55% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी का. तो जीडीपी हमने प्रीवियस सेक्शन में देखा था, प्रीवियस चैप्टर में देखा. 60 ईयर्स लेटर, अब 60 साल के बाद की क्या स्थिति है. टुडे एग्रीकल्चर इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल. तो आज भी जो है एग्रीकल्चर एक प्राइमरी सोर्स है, एक मुख्य जरिया है अपना रोजी रोटी कमाने का. लेकिन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर सच एज डेयरी प्रोडक्शन, फिशरी, फॉरेस्ट्री प्रोवाइड लाइवलीहुड टू 53% ऑफ द पीपल. लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, जैसे कि जिसके अंदर आता है डेयरी प्रोडक्शन मतलब दूध दही वाला जो काम हो गया, फिशरी मतलब मछली पालन का काम हो गया, फॉरेस्ट्री मतलब जहाँ हम फॉरेस्ट जाते हैं और फॉरेस्ट से जाके सामान इकट्ठा करके लेके आते हैं और लोगों के पास बेचते हैं. तो ये कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 53% कॉन्ट्रीब्यूट करता है. तो इवन देन टुडे इन this sector contributes to merely 15% of gross domestic product. अगर हम जीडीपी की बात करें तो ये जो सेक्टर है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 15% कंट्रीब्यूट करता है. तो even though the percentage of contribution of agriculture sector in GDP of India has decreased in last 60 years, large number of people still do not find employment in industry or service sector. तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है और लास्ट 60 ईयर्स में तो कम हुआ ही है. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाते इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में. देयरफॉर दिस पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड. In some of these people work in any other sector rather than their agriculture, it will not impact the overall production. That is, there will not be any decrease in the total agriculture production. तो यहाँ पे देखिए बात ऐसी हो रही है कि जैसे परिवार के सारे लोग, मतलब जितने लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं उतने लोगों की वहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है. और ये जो लोग वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर इनको कुछ दूसरा काम दे दिया जाए, दूसरा काम सिखा दिया जाए, तो क्या हो सकता है, हमारी जीडीपी जो है और ज़्यादा बढ़ सकती है. कैसे, ये हम देखेंगे आगे. सो इफ़ देयर आर मोर पीपल then are required in any sector of the economy, it leads to disguise अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है उतने ज़्यादा वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इस तरीके का सिचुएशन को डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है. डिस्गाइज मतलब धोखा देना, ठीक है, धोखाधड़ी होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है. लेकिन अगर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे मतलब एक तरीके का अनएम्प्लॉयमेंट ही बोलेंगे, ठीक है. अंडरस्टैंड डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट थ्रू फॉलोइंग एग्जाम्पल. तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया हुआ है, ठीक है. एग्जाम्पल तो देखेंगे, लेकिन मैं सिंपल आपको घर का एग्जाम्पल बताती हूँ. अगर खाना बनाना है, ठीक है, खाना बनाने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होती है, एक व्यक्ति भी खाना बना सकते हैं, 2 लोग भी बना सकते हैं, 3, 4, 5, जितने लोग उतने लोग खाना बना सकते हैं. लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये आ रहा है
कि जो काम एक व्यक्ति से हो सकता है, अगर ज़्यादा खाना नहीं बनाना, एक ही व्यक्ति से हो सकता है, तो वहाँ 5 लोगों के खड़े होने का कोई मतलब नहीं होता वहीं पे एट द सेम टाइम। तो वो 5 लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। घर में बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति खाना बना सकता है, एक व्यक्ति झाड़ू कर सकता है, एक व्यक्ति पोछा कर सकता है, एक व्यक्ति कपड़े का काम देख सकता है, एक व्यक्ति ग्रोसरी सामान लेके आ सकता है। तो काम डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है, जो भी घर का काम है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ओवरऑल जो है क्या हो गया, घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी हो गई। तो सेम सिचुएशन हम यहाँ पे भी इमेजिन करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 6 अडल्ट मेंबर्स है किसी फार्मर के फैमिली में, और उनके पास कितना है, 4 एकड़ की ज़मीन है। तो ये 6 लोग जो है वो फार्म में काम करते हैं और कितना प्रोड्यूस करते हैं, 40 क्विंटल ऑफ पैडी, ठीक है, इतना वो पैडी प्रोड्यूस करते हैं। अब ये क्या हुआ, ये जो 6 लोगों का जो मेंबर है फैमिली में जो है, उसमें से क्या हो गया, 2 लोग क्या करते हैं, वो किसी अदर सेक्टर में काम करने के लिए चले जाते हैं और खेती बाड़ी को छोड़ देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 4 लोग जो है वो ही सेम फार्म में काम कर रहे हैं जो 4 एकड़ है, और अब भी वो क्या कर रहे हैं, 40 क्विंटल्स ऑफ पैडी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है ये 2 मेंबर्स की, वो इनफैक्ट क्या थी, 0 थी, ठीक है, उनका वहाँ रहने नहीं रहने का कोई मतलब नहीं था। तो दे आर going to another sector did not impact the total agriculture production. The presence of more than required number of people for agriculture work shows disguise unemployment, ठीक है। तो जितने लोगों की ज़रूरत थी उससे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होने से इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पे 2009-10 का परसेंटेज दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है, ग्रीन वाला जो है एग्रीकल्चर सेक्टर का है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने लोग हैं, 53% है, और बाकी जो है वो अदर सेक्टर में, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में। और अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी, ठीक है, जीडीपी का इतने लोग यहाँ पे एम्प्लॉयड है, 53% लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ और सिर्फ 15% कंट्रीब्यूशन है। सो इन फैक्ट they are away going to work elsewhere benefited their family because of addition income from these 2 members. As a result there would be increase in total इनकम ऑफ फैमिली मेंबर। तो देखिए अब 2 लोग जो है बाहर काम करने गए, तो जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, लेकिन वहाँ अगर वो बाहर कहीं जाके काम कर रहे हैं तो इससे उनको कहीं से तो अलग पैसे मिले होंगे, तो इससे क्या हो रहा है, फैमिली की इनकम ही बढ़ रही है। सो वी विल नाउ लुक एट द पाई चार्ट गिवन बिलो to understand the contribution of Indian population to the gross domestic product. तो challenges faced by agriculture sector, तो क्या क्या challenges जो है agriculture sector को फेस करना पड़ता है। तो challenges आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मतलब उनको कठिनाई फेस करनी पड़ती है जब वो खेती बाड़ी करते हैं। तो यही एक पिक्चर से ही हमको पता चल रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू हेल स्टॉर्म, ठीक है, हेल स्टॉर्म मतलब बर्फ गिरने के बाद जो है क्रॉप्स क्या हो गई, खराब हो गई। तो इस तरीके की सिचुएशन बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि मोस्टली जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा है, जब हम 8th क्लास 6th 7th क्लास सब पढ़ रहे थे तब हमने ये भी देखा है, तब भी हमने देखा है कि अगर बेमौसम बरसात हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि मोस्टली जो है हमारे जो कंट्री के फार्मर्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, मानसून पे डिपेंडेंट होते हैं इरिगेशन के लिए। तो ये सब फैक्ट्स के कारण जो है बहुत सारे चैलेंजेस जो है एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखेंगे डिपेंडेंसी ऑन मानसून एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में। तो इवन टुडे मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मानसून। तो अगर हम देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत सारे जो पार्ट हैं इंडियन एग्रीकल्चर का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। Normal and timely rainfall benefit the agriculture sector, but excessive rain droughts disrupt the agriculture process. अब भाई अगर नॉर्मल रेनफॉल हुई और टाइम से रेनफॉल हो गई तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो गई या ज़रूरत से जितनी ज़रूरत है मतलब उतनी बारिश हुई ही नहीं, बहुत कम बारिश हुई, तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रोसेस क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, खराब हो जाता है। तो क्रॉप डिसीज, इंसेक्ट्स एंड पेस्ट, हेल स्टॉर्म एक्सेट्रा नॉट ओनली इफेक्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट ऑल्सो मेक इट डिफिकल्ट फॉर फार्मर्स टू रिकवर द टोटल
कॉस्ट इनकर्ड इन द फैमिली। अब भाई क्रॉप में डिसीज हो गए, कुछ कीड़े वगैरह लग गए, इंसेक्ट्स आ गए, पेट्स हो गए, वैसे ही ओले गिर गए, तो इस तरीके की सिचुएशन आने से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। तो इससे जो फार्मर्स ने वहाँ पैसे लगाए हैं, ठीक है, खेती करने के लिए जो पैसे लगाए थे बीज लेने के लिए, खाद लेने के लिए, तो उसको भी उनको रिकवर करने में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो फार्मर्स आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग विथ अनसर्टेनिटीज ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन वेदर एज वेल एज द प्रेशर टू रीपे द लोन्स टेकन फ्रॉम लेंडर्स। तो फार्मर्स जो है वो क्या है, लगातार, ठीक है, हमेशा जो है इस तरीके की सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां उनको क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है इन अनसर्टेनिटीज के कारण। अनसर्टेनिटीज क्या है जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि नॉर्मल या टाइमली रेनफॉल ना होना, पेट्स में इंसेक्ट्स और पेट्स का अटैक हो जाना, या हेल स्टॉर्म गिर जाना, तो इस तरीके की अगर अनसर्टेनिटीज हो जाती हैं अनएक्सपेक्टेड चेंजेस में वेदर के कारण या जो भी है, तो इसके कारण अगर कोई भी जो फार्मर है उसने लोन लिया है किसी लेंडर से, मनी लेंडर से, तो उसको वापस करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। फार्मर्स हैव टू प्लान मेनी थिंग्स इन ऑर्डर टू डील विद द अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन। दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय प्रिकॉशनरी मेजर्स लाइक क्रॉप इंश्योरेंस, accumulation of grain, choosing crops on the basis of weather forecast. However, the proper implementation of this measure is still a big challenge for Indian farmers. तो फार्मर्स को क्या है, इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि जो अगर कोई भी मतलब इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस हो गए तो उनको वो कैसे डील करेंगे। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले से ही उनको कुछ मेजर्स लगा के रखने पड़ते हैं, जैसे कि वो क्रॉप्स का इंश्योरेंस करा ले, गवर्नमेंट इंश्योरेंस करके देता है तो क्रॉप के इंश्योरेंस करा लें, और कुछ ग्रेन्स जो है आगे आने वाले समय के लिए, दूसरे साल के लिए भी इकट्ठा करके रखे, और ऐसे क्रॉप्स लगाए जो इस तरीके की आपदा आ जाने से भी मतलब उनको फर्क ना हो, ठीक है। अगर वेदर का फोरकास्ट जो है उसको जाने, और वेदर फोरकास्ट में अगर बता रहा है कि इस साल ज़्यादा बारिश होगी तो उसके हिसाब से वो क्रॉप्स चूज़ करें, और अगर वेदर फोरकास्ट में बता रहा है कि कम बारिश होगी तो उस तरीके से वो क्रॉप्स चूज़ करें। और ये जो इसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, मतलब ये सोचना फिर ये सारी चीज़ें करना, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडियन फार्मर्स के लिए। तो टुडे मोर देन 45% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज इरीगेटेड यूजिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरीगेशन। तो अगर आज की डेट में हम देखें तो 45% जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको डिफरेंट मेथड से इरीगेट किया जाता है। इवन देन अ लार्ज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मानसून। उसके बावजूद जो है बहुत बड़ा जो हिस्सा है एग्रीकल्चर फार्मिंग का वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर। इट इज दिस ड्राई एरियाज where the irrigation is not easily available that water conservation is needed the most। और ऐसे एरियाज जहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ऐसे एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी इजली अवेलेबल नहीं होती, तो उस एरियाज में वाटर कंजर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फार्मर इन दिस एरियाज यूजुअली ग्रो क्रॉप्स लाइक बार्ली, ग्राम, तूर, जवार, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट एक्सेट्रा। तो ऐसे एरिया जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती है और हमको वाटर कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे लोग ऐसे क्रॉप्स लगाते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि राइस लगाना है तो राइस के लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो बार्ली, ग्राम, तूर, ये से जो मेंशन्ड है यहाँ पे, इनको ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। बट ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द वाटर लेवल हैज़ गॉन डाउन इन दिस स्टेज। तो जैसे कि हम सबको पता है कि आज के डेट में अंडरग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, बोरिंग्स होते जा रहे हैं, तो वाटर लेवल क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो एक पर्सन ने क्या किया, ट्यूबवेल खुदवाया अपने डोमेस्टिक और इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के लिए 20 साल पहले, ठीक है। तो 20 साल पहले उसने क्या किया, ट्यूबवेल खुदवाया। तो कितनी फीट में उसको पानी मिला, 150 फीट में उसको पानी मिल गया और उसका काम चल रहा था। लेकिन 5 साल बाद जो है अदर विलेजर जो है उसने फिर ट्यूबवेल करवाया, तो और वो भी जो प्रीवियस बोर था, जो इस पर्सन ने जो बोर करवाया था 150 फीट, उसके जस्ट पास में ही करवाया उसका देख के। तो इससे क्या हो गया, वाटर लेवल कहाँ पे मिला उसको, 250 फीट में। अब फर्स्ट बोर जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, सूखने लगा, क्योंकि जो अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था एवरी सीजन में, ठीक है, और धीरे धीरे वो लो होते जा रहा था। और 3 साल बाद फिर जो फर्स्ट पर्सन है और कुछ विलेजर्स के साथ मिलके उन्होंने फिर 300 फीट जो है गहरा फिर से बोर कराया। अब ये जो कंपटीशन है जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा नीचे बोर करा के पानी को निकालेंगे ऐसा सोचते रहेंगे, तो ये एक टाइम ऐसा आएगा जब हमको अंडरग्राउंड वाटर मिलेगा ही नहीं,
ठीक है, कोई हमको पानी मिलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें पानी क्या है, पूरा सूख गया है। Therefore we need to seriously condition the situation of depleting groundwater levels and look for alternative solution। इसलिए हमको बहुत ज़रूरत है कि हम एक सीरियस कंडीशन में, मतलब एक सीरियस तरीके से हम सोचें कि जो वाटर लेवल धीरे धीरे बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है, इसको हम कैसे रिचार्ज करें, कैसे अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालें, ताकि हम जो इरिगेशन है और अपने जनरल यूज़ के लिए वाटर को यूज़ कर सके। फॉर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, पानी को संजो के रखना। तो रेन वाटर को क्या कर सकते हैं हम, स्टॉप डैम्स बना के क्या है, स्टोर करके रख सकते हैं। डीप वेल्स हम बनाएं ताकि पानी जो है उस जगह पे इकट्ठा होए। मेदबांधीस करें, ठीक है, अर्दन स्ट्रक्चर बनाया जाता है फील्ड में, फील्ड के एक कोने में, जहाँ पे पानी को बाहर जाने से रोका जा सके। तो इससे क्या है, कुछ लेवल पर जो है वाटर लेवल्स क्या होते हैं, जिसमें प्रिवेंट द डिक्रीज इन वाटर लेवल, ठीक है, जो इतना जो नीचे वाटर लेवल आते जा रहा है वो क्या होते जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वो सिचुएशन ठीक होगी। तो पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग दिस मेथड सजेस्टेड बाय लैंड एंड वाटर साइंटिस्ट इन सम विलेजेस एंड सिटीज। और कहीं कहीं पे ये जो है वाटर एंड लैंड जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जो बताए गए जो टेक्निक्स है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है रीस्टोरिंग द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ठीक है, हम फर्टिलिटी ऑफ लैंड कैसे बचा सकते हैं। सो हमने क्लास 8 में पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, जो 1960 में स्टार्ट हुआ था। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज किए जा रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे थे, पेस्टिसाइड्स और कई इरिगेशन फैसिलिटीज यूज हो रही थी, जिससे फार्मर्स जो है वो अपना यील्ड जो है, ठीक है, अपनी उपज जो है उसको बढ़ा सके। तो फार्मर स्टार्टेड यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो अपनी उपज को बढ़ाने के लिए फार्मर्स जो है वो क्या यूज करने लगे, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगे और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने लगे अपने क्रॉप्स के लिए, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार मिल सके। तो फूड सिक्योरिटी एंड स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स वाज नाउ पॉसिबल, डॉट सिचुएशन कुड बी कंट्रोल्ड। अब क्या है, फूड सिक्योरिटी थी, ठीक है, स्टोर्स ग्रेन को स्टोर करने के लिए अब सरकार ने भी व्यवस्था बना के रखी थी, और अगर कोई भी सूखा सिचुएशन आ जाता है तो उसका भी कंट्रोल सरकार ने फैसिलिटी दे रखी थी। तो देयर आर मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल दैट हेल्प इन मेंटेनिंग द लेवल्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड कीप इट फर्टाइल। तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, जो सॉइल में जो फर्टिलिटी है, जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में, उसको हेल्प करते हैं मेंटेन करने में। लेकिन जो ये केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इससे क्या होता है, ये जो छोटे छोटे जो जीव होते हैं सॉइल में वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये मर जाते हैं, ठीक है, केचुआ हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे जीव रहते हैं जो मर जाते हैं इस चीज़ से, और ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एब्सेंस में सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उनकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नेचुरल जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। इवन दो द फार्मर्स आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, दे कंटिन्यू टू यूज दिस पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट एंड इंसेक्ट। भी फार्मर्स को पता था कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं उनके सॉइल की जो नेचुरल जो कैपेबिलिटी होती है फर्टाइल, अपने आप को फर्टाइल रखने के लिए, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मर जाने वाले हैं। उसके बावजूद भी जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का वो यूज़ करते आए, ताकि ये जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है उसका यूज़ करके वो अपने क्रॉप्स की देखभाल कर सके, अपना हार्वेस्टिंग बढ़ा सके। दे फेल्ट दैट there is no alternative to protect their earnings. This also increase the total cost of production of the crop. अब उनको ये लगने लग गया कि ऐसा और कोई जरिया ही नहीं है जहाँ से वो अपनी जो अर्निंग्स है, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सके, प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का यूज़ करने लगे। तो इससे एक चीज़ और होती थी, जो टोटल कॉस्ट था प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का, वो भी बढ़ने लगा। भाई मार्केट से उनको केमिकल फर्टिलाइजर्स लाना है, पेस्टिसाइड्स लाना है, तो ऑब्वियस है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो वी नीड टू ब्रिंग सम फंडामेंटल चेंजेस इन द मेथड ऑफ फार्मिंग सच एज यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड मिक्स्ड एंड मल्टीपल क्रॉप फार्मिंग. This is effective only if done by all or most farmers in the region. This will retain the fertility of the soil and reduce the cost of production. तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करें, मिक्स्ड और मल्टीपल क्रॉपिंग्स में जाएं, और ये जो है सभी फार्मर्स को जागरूक होकर सभी फार्मर्स को करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो अपनी मिट्टी है जो उसको इंटैक्ट रख सके, बचा सके उसका, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी कम कर सकें।
It is usually seen that all the farmers in an area plant the same crop in particular season. Farmers have observed that by doing so there is a risk. All the crops in the area get destroyed when there are any अनसीन चेंजेस इन द क्रॉप्स। तो अब ये है कि क्या होता है, अगर किसी के पास 4 एकड़ खेत है, ठीक है, 4 एकड़ खेत है, जैसे कि 4 एकड़ खेत है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, चारों एकड़ में एक ही तरीके के क्रॉप्स ग्रो कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर एक ही में राइस है तो अगर सब में एक राइस का कोई कीड़ा है तो अगर वो कीड़ा लगेगा तो सभी में लग जाएगा, तो ऑल क्रॉप्स क्या हो जाएंगे, एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगाने की कोशिश करना है। बट द क्रॉप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच डिस्ट्रक्शन थ्रू मिक्स्ड और मल्टी क्रॉप फार्मिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, एक जगह पे हमने 2 में हमने जैसे राइस लगा लिया, एक में हमने चना लगा लिया, एक में किसी और तरीके का क्रॉप्स लगा लिया। तो इस तरीके के मल्टीपल क्रॉपिंग करने से क्या है, हम 100% नुकसान से बच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस फार्मर कुड ग्रो, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, वो गेहूं लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, मसूर लगा सकते हैं, मस्टर्ड लगा सकते हैं, डिफरेंट फार्म्स लगा सकते हैं रबी सीजन में। और इवन देयर आर सम अनएक्सपेक्टेड वेदर चेंजेस। और अगर ऐसा हुआ कि कोई वेदर चेंजेस इसे अचानक से हो गया, कुछ मौसम में बदलाव हो गया, ज़्यादा पानी गिर गया, कम पानी हो गया, तो कुछ ही क्रॉप्स जो है उनको नुकसान होगा और बाकी तो है कम से कम सेफ रहेंगे। इन ड्राई रीजन क्रॉप्स दैट नीड लेस वाटर, ठीक है, ड्राई रीजन जहाँ पे सूखा ज़्यादा रहता है, पानी की व्यवस्था कम रहती है, तो वहाँ पे ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं जिनको पानी की ज़रूरत कम होती है, जैसे कि बार्ले, मिलेट, ग्रीन ग्राम, उड़द, ऐसे। द बिगेस्ट चैलेंज of agriculture sector is finding way to encourage multiple cropping with the help of different government schemes and plan। अब ये जो बिगेस्ट, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज क्या है कि कैसे करके ये जो मल्टी क्रॉपिंग वाला जो मेथड है उसको फार्मर्स तक पहुंचाया जाए, गवर्नमेंट स्कीम्स और प्लान्स लाए जाए, ताकि ये जो मल्टी क्रॉपिंग का जो सिनेरियो है वो फार्मर्स तक पहुंच सके। तो अब नेक्स्ट हमको देखना है ऑर्गेनिक फार्मर, द एक्सपीरियंस ऑफ ए फार्मर। तो एक एक्सपीरियंस बताया जा रहा है फार्मर का। तो नटवर भाई है जो कि नरीशू विलेज कटक उड़ीसा का है। तो एक रिटायर्ड टीचर हैं और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग लास्ट 20 ईयर से कर रहे हैं। तो उनको क्या लगता है, ऑर्गेनिक फार्मर से क्या है, सेम अमाउंट ऑफ क्रॉप जो है वो उगाया जा सकता है हाई यील्डिंग वेराइटीज टाइप का। तो इनफैक्ट some varieties of crop that he grows yield over 20 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो कुछ जो वेराइटीज ये क्रॉप्स के लगाते हैं उससे उनको कितनी उपज मिलती है, 20 क्विंटल पर एकड़ की। तो नटवर भाई डजंट यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन हिज फार्म। तो ये जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं, इसके बदले में वो क्या यूज करते हैं, नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। पेस्टिसाइड्स भी वो नेचुरल यूज करते हैं, जैसे कि काउ डंग। Even though this technique requires much more effort, he has to spend less money since purchased input are few। तो भाई ये सब जो टेक्निक्स अप्लाई करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगती है, लेकिन कैसे भी करके ये क्या कर रहे हैं, अपना जो इनपुट है उसको तो कम से कम कर रहे हैं। इनपुट मतलब जो भी वो क्रॉप लगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसमें उनको जो इनपुट वो लगाया जा रहा है उसमें कमी आ रही है। तो नटवर भाई was earlier a modern farmer lured into it by officials and traders using high yielding varieties, chemical fertilizers and pesticides। तो नटवर भाई जो है पहले क्या है, एक मॉडर्न फार्मर थे, ठीक है, और वो ऑफिशियल्स और ट्रेडर्स जैसे उनको बताते थे उनके तरीके से वो हाई यील्डिंग वेराइटीज लेते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स लेते थे, पेस्टिसाइड्स लेते थे। फिर एक दिन उन्होंने क्या देखा, एक लेबरर है, ठीक है, उन्होंने क्या स्प्रे किया, कार्बोफुरेन, ठीक है, एक हाईली टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स है, वो उन्होंने स्प्रे किया। तो वो बहुत डर गए कि मतलब उससे जो है वो क्या हो गया, उसको चक्कर आने लगा और वो गिर गया। रस्ट फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए गया। तो वर्कर जो है सर्वाइव्ड बट नॉट नटवर भाई's फेथ इन न्यू एग्रीकल्चर स्पेशली आफ्टर द लेबर टोल्ड हिम आई कुड नॉट ब्रीथ, माई हेड वाज रीलिंग। तो अब जो है वो डर गया भाई कि इतना मतलब खतरनाक जो है उसका लेबरर जो है वो क्या है, इतना खतरनाक टॉक्सिक पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर रहा है, जिससे वो खुद मतलब उसको चक्कर आने लग गया, वो गिर गया। तो इससे क्या है उसको ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ा। और वो बता रहा है ना, अपनी जो लेबरर है वो बता रहा है कि मेरा एकदम सिर चकराने लग गया, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। तो आफ्टर
After having buried the remaining stock of carbofuran in pits in his field, Natwar Bhai saw dead snails, snakes and frog floating in the water that had accumulated there. अब भाई उसने क्या किया, जितना भी वो कार्बोफुरेन बचा हुआ था उसको क्या कर दिया, जमीन में गाड़ दिया। अब कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक छोटा सा मतलब जो गड्ढा है फील्ड में, वहां पे उन्होंने देखा जो स्नेल, सेक्स, फ्रॉड वो क्या है, मर चुके हैं और वो पानी में तैर रहे हैं। आई इमीडिएटली वंडर what would be happening to the earthworms and microorganisms that kept the soil alive. Natwar Bhai switched to organic farmer completely. तो अब उसने देखा कि अगर भाई ये सारे जो जीव जंतु मर रहे हैं तो जो अंदर अर्थवर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे जिंदा रहते होंगे। तो नटवर भाई जो है ऑर्गेनिक फार्मर्स कंप्लीटली वो क्या हो गया, शिफ्ट कर लिया उन्होंने। अब उसके बाद अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, इसके बारे में हमको देखना है। तो वी हैव सीन दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो अभी हमने देखा कि बहुत ज़रूरी है कि हम फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखें। तो दिस नेचुरल रिसोर्स वुड हेल्प टू मेंटेन यील्ड ऑफ क्रॉप इन लॉन्ग रन। अगर हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो इससे जो है हमारी जो उपज है वो लॉन्ग टर्म में क्या होगी, मेंटेन होके रहेगी। ऑन द अदर हैंड फार्म लैंड दैट इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली। अब जो फार्म खेती के लिए जो जमीन अवेलेबल है वो एक लाइन से नहीं होती, एक कहीं पे इस तरीके के अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। तो लेट अस लुक एट द एग्जांपल ऑफ विलेज टू अंडरस्टैंड अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। तो अब इस रियलिस्टिक सोल्यूशन को हमको सोचना है, समझना है। तो दिस विलेज हैज़ 450 फैमिली ऑफ फार्मर्स। तो यहाँ पे जो विलेज है वो 450 फैमिलीज हैं फार्मर्स की। तो इसमें से 60 फैमिलीज जो है उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। दिस 60 फार्मर्स आर मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। और ये जो 60 फार्मर्स है, 60 फैमिलीज है वो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है। देयर आर 240 फैमिलीज ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। अब यहाँ पे 240 फैमिलीज हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की जमीन है। दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड इज पास्ड ऑन अमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। और ये छोटा सा जो टुकड़ा है जमीन का वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होते जाता है। तो इसके कारण क्या होती है, जो फार्म साइज है, ठीक है, जो फार्म का साइज है वो क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। जैसे अगर किसी के पास इतनी बड़ी जमीन थी, जैसे कि हम एग्जाम्पल कर लेते हैं 10 एकर्स की किसी के पास ज़मीन थी। अब उस आदमी के 5 बच्चे हैं, अगर 5 बच्चे हैं तो ये पांचों में 2-2 एकड़ जमीन बट गई। फिर उसके बाद फिर उनके बच्चे, उनमें 1-1 एकड़ जमीन बट गई। तो इससे क्या होते जा रहा है, फार्म की साइज क्या होते जाती है, छोटी होते जाती है। और ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिलीज आर नॉट एबल टू अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है, फार्म जो लैंड है वो छोटी होती जाती है और हर व्यक्ति जो है वो लाइवलीहुड नहीं हो कर सकता। तो मैनी मेंबर्स ऑफ दिस फैमिलीज ऑफन लुक फॉर अनएम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर इन द अदर सेक्टर बट दैट इज नॉट ईजिली अवेलेबल। तो बहुत सारे लोग जो है, मेंबर्स जो है फैमिलीज के, वो दूसरे एम्प्लॉयमेंट की तलाश करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि अदर सेक्टर्स में उनको काम मिले जाए। देन देयर आर 150 फैमिली ऑफ फार्मर्स हु डू नॉट ओन एनी लैंड। और ऐसे 150 फैमिलीज हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, लैंडलेस, ठीक है, लैंडलेस फार्मर्स। तो दिस फैमिलीज, तो ये फैमिलीज क्या करती है, दूसरे के ज़मीन पे काम करती है कुछ पार्ट में, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव एनी, अब इनके पास कोई सोशल सपोर्ट नहीं है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है किसी नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये जो है मोस्टली जो है एक डिप्राइव्ड ग्रुप होते हैं विलेज का। सो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मार्केटिंग कैसी होती है, तो फार्मर्स generally keep a part of produce for themselves and sell the remaining part in the market। तो फार्मर्स क्या करते हैं, कुछ पार्ट जो है अपने प्रोड्यूस का अपने पास रखते हैं और कुछ पार्ट्स जो है वो मार्केट में बेच देते हैं पैसे के लिए। बट usually they are unable to get the best value for their produce due to the presence of layers of middlemen in the market। अब भाई जो फार्मर्स ने जितना लगाया तो उतना अमाउंट उसको नहीं मिल पाता मार्केट में जब वो सामान को बेचते हैं। और क्यों नहीं मिल पाता, क्योंकि हर चीज़ में एक क्या होता है, मिडल मैन होता है। और ये जो मिडल मैन है ये फूड ग्रेन्स को क्या करते हैं, लो कॉस्ट में खरीदते हैं फार्मर से। अगर हम मिडिल मैन को छत्तीसगढ़ी भाषा में बोले तो कोचिया कहा जाता है। तो ये जो मिडिल मैन है ये कम भाव में फार्मर से खरीदते हैं और इसको मार्केट में जाके हायर रेट्स में बेचते हैं। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अब क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP निर्धारित कर दिया है डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। और एफर्ट्स लगा रहे हैं ताकि फार्मर्स जो है वो मंडीज या फार्मर्स का जो मार्केट है या मंडी में जाके ही बेचें। और इस मंडी में बेचने से फार्मर्स जो है वो अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ओपन ऑक्शन
में बेच सकते हैं, इससे उनको कोई मिडल मैन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, ऑक्शन होते हैं इन गवर्नमेंट मंडीज़ में, उनके जो फार्म के जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी देखते हुए। तो The auction rates of the agriculture commodities cannot be less than minimum support price। और ये जो ऑक्शन रेट है वो किससे स्टार्ट होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है उससे स्टार्ट होता है। इफ द गवर्नमेंट हैज नॉट ऑर्गेनाइज्ड दिस मंडीज द फार्मर्स वुड हैव बीन फोर्स्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इन ओपन मार्केट एट मच लोअर प्राइसेस एंड मिडलमैन वुड हैव मेड ऑल प्रॉफिट। अगर ठीक है, ये तो बहुत रिसेंट बात है, अगर गवर्नमेंट ने इस तरीके की मंडीज नहीं बनाएगी, इस तरीके की मंडीज नहीं मेंटेन करेगी, तो फार्मर्स को क्या है, अपने प्रोड्यूस को ओपन मार्केट में कम प्राइसेस में बेचना पड़ता है, जो मिडिल मैन है वो पूरा प्रॉफिट ले जाते हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मीन्स मिनिमम परचेसिंग प्राइस ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट। नो वन कैन बाई द प्रोड्यूस एट लोअर प्राइस दैट मिनिमम सपोर्ट प्राइस फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये जो मिनिमम प्राइस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और इस मिनिमम प्राइस से नीचे कोई भी फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस किसी को नहीं बेच सकता। तो इसलिए क्या होता है, समटाइम्स गवर्नमेंट इटसेल्फ मेक्स अरेंजमेंट थ्रू विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर द परचेस ऑफ क्रॉप सो दैट फार्मर्स कैन गेट दिस डिक्लेयर प्राइस। और कभी कभी जो है गवर्नमेंट खुद अरेंजमेंट्स बनाते हैं ताकि विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी में लोग जो है अपने उपज ला के बेचे और उनको जो है डिक्लेयर प्राइस मिल सके। अब उसके बाद रोल ऑफ क्रेडिट इन फार्मिंग। तो क्रेडिट मतलब उधार लेना, इसका क्या रोल है फार्मिंग में, उसके बारे में हमको देखना है। तो इन ऑर्डर टू डू फार्मिंग अ फार्मर needs to buy more seeds, buy seeds, manure and hire tractor for tilling, arrange for irrigation etc। अब भाई खेती बाड़ी करने के लिए फार्मर्स को क्या चाहिए रहता है, पहले तो बीज चाहिए, खाद चाहिए और ट्रैक्टर्स की ज़रूरत चाहिए ताकि वो अपने खेत की जुताई करा सके। तो फार्मर्स डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू बाई ऑल दिस। तो फार्मर्स के पास पैसे नहीं होते कि ये सारी चीज़ें जो है वो बाई कर सके, ठीक है, खरीद सके। तो वो क्या करते हैं, मनी बाई करते हैं, मनी उधार में लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी जो है वो जो ये लोन लेते हैं इसे क्या कहा जाता है, क्रेडिट के लिए बोला जाता है, और इस लोन को वो हार्वेस्ट होने के बाद जो है वो पटा देते हैं। तो इन इंडिया फार्मर्स गेट क्रेडिट इन 2 वेज। तो 2 तरीके से इनको क्रेडिट मिलता है। तो सबसे पहला क्रेडिट क्या है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, मतलब वो किसी बैंक या किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ से जाके लोन लेते हैं, या तो फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब किसी मुंशी वगैरह के पास जाके अपना जो है उधार ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। तो दिस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स बाय गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज। विद द हेल्प ऑफ दिस क्रेडिट फैसिलिटीज फार्मर कैन अवेल फैसिलिटीज लाइक लोन एट लो इंटरेस्ट रेट। तो ये जो क्रेडिट फैसिलिटी है ये गवर्नमेंट को, ये फार्मर्स को गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज या बैंक्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो उधार ले सकते हैं। और इस क्रेडिट फैसिलिटी के कारण क्या है, फार्मर्स बहुत सारे जो फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाते हैं, लोन लेते हैं जिसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। वो किसान क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और लोन्स ले सकते हैं ताकि वो कोई फार्मिंग इक्विपमेंट अगर वो चाहते हैं, इसमें बहुत सारी सब्सिडीज़ भी रहती हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सिडाइज्ड रेट में उनको मिलता है, लोन्स मिलते हैं ताकि वो सीड्स परचेज कर सके, फर्टिलाइजर्स परचेज कर सके। तो इस क्रेडिट फैसिलिटी को क्या कहा जाता है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, बिकॉज दे हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये जो क्रेडिट का सिस्टम है, ये उधार लेने का सिस्टम है, इसको गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया जाता है, तो इन्हें इसलिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहा जाता है। तो इन इंडिया में जो मीडियम और लार्ज स्केल फार्मर्स है, लार्ज फार्मर्स हैं, वो इन फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं वो इस तरीके की जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल नहीं कर पाते। तो लोन आर नॉट प्रोवाइडेड विदाउट सम सिक्योरिटी। तो अब भाई लोन लेना है उसके लिए कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, इसलिए जो है ताकि अगर किसान जो है वो जो मनी उसने लिया है, पैसे लिए हैं उधार में, उसको वो चुका नहीं पाएगा, तो उसको कुछ सिक्योरिटी तो डिपॉजिट करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं चुका पाएगा तो वो सिक्योरिटी को यूज़ करके जो बैंक है वो करेगी। अभी ऐसे में तो फिर कोई भी क्रेडिट लेगा, मैं नहीं चुका पा रहा हूँ, तो फिर इससे नुकसान किसका होगा, बैंक का हो जाएगा। तो कुछ सिक्योरिटी तो उनको करनी पड़ेगी, तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेलिटीज़ उनको वहाँ पर रखनी पड़ती है ताकि उनको उधार मिल सके। लेकिन जो छोटे फार्मर्स होते हैं इनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती, इसलिए वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं दे पाते। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है, फार्मर्स जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं ले पाते वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स या बड़े फार्मर्स या मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स या रिलेटिव से जाके उधार ले सकते हैं। तो एडवांटेज इसमें क्या है कि डिसएडवांटेज, तो लेंडर्स क्या करते हैं इसमें, एडवांटेज क्या लेते हैं, वो लोन देते हैं
बहुत ज़्यादा तगड़ा इंटरेस्ट लेके। तो इंटरेस्ट क्या होता है ये हमने मैथ्स में पढ़ा है। तो ये दिस क्रेडिट डीलिंग आर carried on the basis of mutual understanding and oral promises। अब ये जो क्रेडिट का जो सिस्टम है ये कैसे फॉलो होता है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, मेरा फ्रेंड है, रिलेटिव है, या मैं उसको जान पहचान हूँ, तो इस तरीके का जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो है ये उधार दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती, इस तरीके का कुछ नहीं होता, इसलिए इसे नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कहा जाता है। तो आफ्टर स्टडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया वी अंडरस्टैंड दैट लार्ज फार्मर कैन easily procure institutional credit, whereas the poor family do not have money, farmers do not have money and other facilities for farming do not get easy institutional credit. So we can understand the source of credit for rural families in the year 2012 by looking at the following pie chart. Through this pie charts we can find out the percentage of rural families who procure institutional and non-institutional credit. तो अब इतनी सारी स्टडीज देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशन से क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता, इसलिए वो मनी लेंडर्स पे निर्धारित रहते हैं, और जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया हुआ है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का तो इतना पोर्शन जो है गवर्नमेंट और कमर्शियल बैंक से 61% लेते हैं इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक है। और ये गवर्नमेंट एंड अदर फॉर्मल सोर्सेज का हो गया। उसके बाद जो है कमर्शियल और एग्रीकल्चर लेंडर से 30% हो गया, ट्रेडर्स से 1% हो गया, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से 4% और अदर सोर्सेज से 1%। तो ये NSSO को 2014 की रिपोर्ट है। उसके बाद हमको देखना है नॉन एग्रीकल्चर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमने देख लिया, आप एग्रीकल्चर से कुछ छोड़ के कौन से एक्टिविटीज होते हैं। At the time of independence, farmer produced food grains mainly for their own consumption and sold a limited portion of the produce in the market. However, now farmings have been commercialized. अब इंडिपेंडेंस के समय में फार्मर्स जो है फूड ग्रेन्स को मेनली अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करते थे और अपना कुछ जो पार्ट है उसको मार्केट में बेचते थे। लेकिन अब जो है फार्मिंग क्या हो गई, कमर्शलाइज्ड हो गई। कमर्शलाइज मतलब आदमी अपने प्रॉफिट के लिए खेती बाड़ी कर रहा है। तो फार्मर्स जो है वो इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टर्स, और उनको परचेज करते हैं, ठीक है, उनको परचेज करते हैं। और सो है ना, उनको जो इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, फर्टिलाइजर, सीड्स, इनको परचेज करते हैं। जैसे कि हमने पहले मेंशन किया कि इसके लिए उनको क्रेडिट की ज़रूरत होती है, उधार की ज़रूरत होती है। तो लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इज नाउ सोल्ड इन द मार्केट पार्टली टू रीपे बैक द क्रेडिट एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम फॉर देयर फैमिली रिक्वायरमेंट्स। अब भाई इतना अच्छे से मतलब कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, बहुत सारा जो प्रोड्यूस है उसको मार्केट में सेल करते हैं ताकि उनको पैसे मिल सके, और जो क्रेडिट है उन्होंने उधार लिया उसको वो वापस दे दिया, और जो मनी भी रहे, उनके पास पैसे भी रहे अपने फैमिली के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरे करने के लिए। तो अदर अलाइड सेक्टर्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अदर अलाइड सेक्टर्स हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्शन हो गया, फॉरेस्ट्री, फिशरी एक्सेट्रा हो गया, इससे भी लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो रूरल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स और लेबरर्स हैं, ये इनको मोस्टली जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क पूरे साल भर नहीं मिलता। तो इसका नतीजा क्या होता है, ये जो स्मॉल और पुअर फार्मर्स हैं ये दूसरों के फील्ड में काम करते हैं, ठीक है। जो जब पीरियड्स का फार्मिंग होता है तब क्या क्या काम करते हैं, टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, ये सारे काम करते हैं। और जब वो फ्री होते हैं तो ये और जॉब्स करते हैं, जैसे कि लेबर वर्क हो गया, सब्जी बेचने का काम हो गया, लोकल मार्केट्स में ईंटें बनाने का काम हो गया, या फिर घर वगैरह में कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ताकि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें। तो इवन दो दिस नॉन एग्रीकल्चर जॉब्स आर इंक्रीजिंग इन नंबर, they only provide irregular and uncertain work opportunities and do not provide stable income to the people। तो इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गई है, लेकिन तब भी लोगों को क्या है, इतना मतलब अनसर्टन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता ताकि वो अपनी जो है फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो डेवलपमेंट कैन हैपन फॉर everyone only when we attempt to find solution to this challenges। So ये अगर डेवलपमेंट हम चाहते हैं, पूरे कंट्री में अगर हम डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हमको ऐसे कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ताकि हर किसी को मौका मिले। अब भाई गवर्नमेंट तो अपनी तरीके से बहुत जगह काम करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो मेहनत नहीं करना चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने लिखना नहीं चाहता, तो गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, फैसिलिटीज़ का यूज़ नहीं करना जानता। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसके कारण जो है ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाती। और अभी जैसे कि मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है, जहाँ पे मेरे एक भैया हैं, वो हम एक फंक्शन में मिले थे, तो वो मुझे बता रहे थे कि चना, ठीक है, चना जो है वो किसी को बेचना चाह रहे थे, तो चना जो है वो
55 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, पर केजी के भाव से बिक रहा है। तो वो बोले कि मैं 55 रुपीज़, मार्केट में चने का रेट जो है 100 रुपीज़ के जी है, मेरे से आप 55 के जी रुपीज़ ले रहे हैं। तो उसके अलावा उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने क्या किया, फैमिली में बांट दिया, फैमिली में बांट दिया। उससे अच्छा फैमिली वाले खुश रहें, है ना, 55 रुपये किलो में बेचने से अच्छा। और ऐसे ये एग्जाम्पल है, ऐसे वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता रहे थे जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जैसे पैरामीटर्स होने के बावजूद भी है फार्मर्स जो है उनको अपनी उपज का प्राइस नहीं मिल पाता, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ है जो मार्केट में 100 रुपीज़ के जी बिक रही है, लेकिन फार्मर्स के पास से वो 20 रुपीज़ के जी में खरीदा जाता है। तो इतना सारा गैप क्यों? तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पर फोकस करना गवर्नमेंट के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरे चैनल के वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।